बहन या बेटी अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को मानती है तो वो अपने घर मानती है, क्योंकि उसका घर जो होता है वही उसका सुरक्षा कवच होता है। लेकिन घर में ही अगर कोई ऐसा काम कर दे उस बेटी उस बहन के साथ, तो फिर बेटियां कहाँ जाएंगी। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक बेटी अपने घर में, जो कि उसका भाई बड़ा होता है, वो अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा करता है। सिर्फ कुछ चंद पैसों की वजह से उसने अपनी पत्नी के कहने में आने के बाद अपनी बहन के साथ वो सब कर दिया कि बहन इस दुनिया में शायद नहीं रही। जबकि उसका पिता जो था, पिता अपनी बेटी को डोली में विदा करने के लिए उसने जो पैसे जमा किए थे, जो कुछ जेवरात बनाए थे, उसके लिए गहने बनाए थे, वो सब बेटा था चोरी करके ले जाता है और सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। पिता माथा पकड़कर ये पछताने लगता है और फपक फपक कर रोने लगता है कि हमने अपनी बेटी को डोली में विदा नहीं कर पाया, लेकिन उसका अंतिम संस्कार किया नम आंखों से। क्या हुआ था इस कहानी में, बड़ी दुखद घटना है, सच्ची घटना है। आप इस घटना को पूरा बात कीजिएगा और उसके बाद कमेंट में अपना और अपने सुझाव ज़रूर लिख दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमारा हौसला मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और गोरखपुर का ही एक थाना क्षेत्र पड़ता है गोरखनाथ। इसी गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, नया गांव। इसी नया गांव में रहने वाले 68 वर्षीय टिंकू निषाद, इनके परिवार में इनकी पत्नी इसरावती, बड़ा बेटा होता है रामाशीष, जिसकी उम्र 32 साल होती है। छोटा बेटा होता है एक, और एक बेटी होती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम की उम्र अभी 19 साल थी। अब ये बड़ा बेटा जो रामाशीष था, इसकी अब से 4 साल पहले शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये अपनी पत्नी की बात को मानता है, अपनी पत्नी की बात को सुनता है। लेकिन उसी दरमियान शादी जब हुई इसकी, उसके बाद जो इसका छोटा भाई था, जो टिंकू निषाद का दूसरा बेटा था, उसने किसी लड़की के साथ कुछ गलत काम कर दिया था। इस वजह से भगा ले गया था, इस वजह से वो गिरफ्तार हो जाता है और वो सलाखों के पीछे चला जाता है। अब घर में सिर्फ 2 ही लोग रह जाते हैं, जो टिंकू निषाद होते हैं, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी और एक बेटा जो शादीशुदा था। कुछ दिन इनकी शादी अच्छी तरह से चलती है, उसके बाद जो रामाशीष होता है, वो अपनी पत्नी के कहने में आने के बाद वो अक्सर घर में अपने पिता और अपनी माँ से उसकी लड़ाई तकरार होने लगती है। धीरे-धीरे ये सिलसिला आए दिन चलने लगता है। लेकिन एक दिन जो रामाशीष होता है, वो अपने पिता, अपनी माँ से अलग होकर दूसरे घर में रहने लगता है। जब वहाँ रहता है उसके बाद टिंकू निषाद जो होते हैं, ये गाँव में खेती-किसानी का काम करते हैं। इनके पास कुछ ज़मीन होती है। धीरे-धीरे जो ये टिंकू निषाद अक्सर अपनी बेटी के साथ जो नीलम थी, उसके बारे में सोचते कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, जो फसल बेचेगी उससे पैसा इकट्ठा करेंगे। लेकिन उसी बीच एक सरकारी प्रोजेक्ट आ जाता है, जो कि एक्सप्रेसवे निकलना था, वो उनके खेत से होकर गुजरता है। कुछ ज़मीन टिंकू निषाद की उस एक्सप्रेसवे में चली जाती है, जिससे उनको 6,80,000 रुपए का मुआवजा मिलता है। जब 6,80,000 का उन्हें मुआवजा मिलता है, ये बात उनके बड़े बेटे रामाशीष को पता चलती है। अब वो प्लान करने लगता है कि क्यों ना ये पैसा मुझे मिल जाए। अगर सारा ना मिले तो हमारे हिस्से का ही मिल जाए। ये सोचकर वो अक्सर अपने पिता से, अपनी माँ से, भले ही पड़ोस के घर में रहता था, लेकिन लड़ता है। और जब लड़ता है तो उसके पिता जो टिंकू निषाद होते हैं, वो बड़ा परेशान रहने लगते हैं। धीरे-धीरे ये कहानी आगे बढ़ने लगती है। उसी बीच 27 अक्टूबर 2025 को जब छठ पूजा थी, सभी परिवार अपने घर से छठ पूजा करने के लिए तैयार थे।
जो छठ पूजा का सामान था, वो अपने-अपने घरों से लेकर जा रहे थे छठ पूजा करने के लिए। इधर चिंकू निषाद जो थे, उन्होंने अपने पशुओं को ढीला और खोलकर वो चुगाने चले जाते हैं। बोले सोचा कि शाम को आएँगे, उसके बाद छठ मनाएँगे। लेकिन इधर जो चिंकू निषाद था, इसने जब अपने ढोल लेकर चला जाता है और इसका बेटा जो रामाशीष होता है, इसने नवरात्रे में अपनी पत्नी को अपने मायके छोड़ दिया। और जो इसकी पत्नी थी, इसरावती, ये भी अपने मायके गई हुई थी छठ मनाने। इधर इनकी बेटी नीलम थी और घर में अपने घर में सिर्फ़ उनका पिता और बेटी थे और दूसरे घर में उसका भाई जो था, वो अकेला था, रामाशीष। अब उसके बाद शाम होती है, शाम को जब ये आते हैं घर तो देखते हैं कि घर में बेटी नहीं है। तो वो पूछता है, इधर-उधर लोगों से पूछता है, महिलाओं से पूछता है कि तुम्हारी बेटी हमारी बेटी को कहीं देखा है? तो पता करते हैं, फ़ोन करके जब इससे रामाशीष से पूछते हैं तो बोलता है कि मैं तो ससुराल आ गया हूँ और यहाँ पर छठ मनाने आया हूँ। उसी बीच जब ये ब कन्फर्म हो जाती है, तो ये चले जाते हैं पुलिस के यहाँ और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। क्योंकि घर में उन्होंने देखा था जो बक्सा था, उसका ताला टूटा हुआ था। उसमें जो गहने थे, जो बेटी की शादी के लिए बनवाए थे, वो भी नहीं थे। जो पैसा मिला था 6,80,000 रुपए, उन्होंने अपने बेटे को नहीं दिया। सारा पैसा उन्होंने अपनी बैंक अकाउंट में लगा दिया, ताकि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सकूँ। ये सब लेकिन बेटा था, वो अपने हिस्से के 3 लाख रुपए उससे माँग रहा था। लेकिन कहीं न कहीं वो नफ़रत करता था अपने पिता से भी और अपनी बहन से भी क्योंकि बहन की शादी में वो पैसा खर्च होना था। जब अपने पिता से ये बात सारी उसकी कन्फर्म हो जाती है, उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं कि जब ये रामाशीष यहाँ से जा रहा था, तो एक बोरी थी उसके मोटरसाइकिल के पीछे, बाइक के पीछे। बाइक जब गिरी थी, तो लोगों ने दौड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने सबको मना कर दिया कि कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद उठा लूँगा। और उसने अपनी बाइक पर वो बोरी को कसकर चला गया था। ये बात सीसीटीवी कैमरे में भी कैप्चर हुई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी बीच वो वहाँ चला जाता है अपने ससुराल और रास्ते में एक ईख के खेत में उसने उस बॉडी को फेंक दिया और उसके बाद वो चला गया। दरअसल मौका मिला वो इस बात का प्लान कर रहा था कि जिस दिन ये कोई फिक्स टाइम मिलेगा उस टाइम का इंतज़ार था उसको और ये उसको टाइम मिला 27 अक्टूबर को और उसने अपनी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी और उसको बोरी में भरकर जब वो नहीं आती है उस बोरी के अंदर तो उसकी गर्दन को इस तरह से दबाता है कि रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है और फिर पीछे कसकर ले जाता है। जब पुलिस उससे फ़ोन पर पूछती है, तो बताता है कि मैं गेहूँ की बोरी लाया था, वही बोरी थी। तो उसने कहा कि अगर आपको शंका है, तो मैं सुबह आपके पास थाने में आकर मिलता हूँ। वादे के मुताबिक रामाशीष 28 अक्टूबर को सीधा गोरखनाथ थाने में आता है और पुलिसकर्मियों के सामने जो बात थी, वो पूछताछ में बताता है। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की, तो फिर वो गुनाह अपना कबूल कर लेता है। दरअसल ससुराल में जाने के बाद भी उसने ससुराल में किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इतना बड़ा कांड करके आया है, अपनी बहन को ही दफना कर आया है। इधर जब पुलिस पूछती है, तो टूट जाता है और फिर रामाशीष सारी कहानी सुनाता है कि जो पैसा था, उसके हिस्से का उसको पैसा नहीं मिला और जो बहन थी हमारी, यही रोड़ा थी, इसकी शादी में सारा पैसा खर्च होना था, इसलिए उसने अपनी बहन का ही काम तमाम कर दिया। पुलिस उसको लेकर जाती है, कहाँ उसने उस बॉडी को डाला, उस ईख के खेत में जाते हैं, जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। उस बॉडी को लाते हैं, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी शव को जो चिंकू निषाद होते हैं उनके पिता, उनको सुपुर्द कर दिया जाता है। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार बड़ी नम आँखों के साथ किया, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे अपनी बेटी को डोली में विदा करने की, लेकिन डोली तो नहीं उठी, अर्थी उठी उसकी। बड़ा माथा पकड़कर चिंकू निषाद रो रहे थे। कर भी क्या सकते जब घर का ही औलाद ऐसा काम कर जाए। उसके बाद चिंकू निषाद
पुलिस से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए सर, लेकिन हमारे बेटी की जिसने उसको इस दुनिया से उठाया है, हमारी बेटी की जिसने हत्या की है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। चाहे हमारा ही बेटा, भले ही रामाशीष क्यों ना हो। पुलिस ने भी उनको शांति दी और भरोसा दिलाया कि आप परेशान मत हो, हम अब तुम्हारी बेटी के अपराधी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल विवेचना हुई और चार्जशीट बनी और इस समय रामाशीष पुलिस की हिरासत में कोर्ट के समक्ष पेश हो चुका है और वो फिलहाल सलाखों के पीछे है। दोस्तों, क्या टिंकू निषाद ने अपने बेटे और क्या रामाशीष ने अपनी बहन के साथ क्या किया, सही या गलत? आप अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे अपनों में ही कुछ ऐसे शैतान छुपे होते हैं, जिनको पहचान पाना बहुत मुश्किल सी बात है। इसी को आगाह करने की हम कोशिश करते हैं, इसीलिए इस तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की घटना सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।